हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा 2023 का जियोग्राफी का पेपर। यह पेपर फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित हुआ था और इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व करेंगे। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को हम दो भाग में, दो वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। पेपर में हर सवाल कहाँ से आया है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, साथ ही उसको कैसे सॉल्व करना है, हर तरह की माइन्यूट डिटेल पे हम फोकस करेंगे ताकि आपका जेआरएफ नेट आसानी से निकल सके। तो शुरू करते हैं हम पहले सवाल से। पहला सवाल था, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 1990 से 2015 तक फॉरेस्ट डिप्लेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अग्रणी देश थे। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट में डिप्लेशन कौन से देशों में हुआ, तो पहले नंबर की कंट्री थी ब्राज़ील और दूसरे नंबर की कंट्री थी इंडोनेशिया, FAO ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। और वहीं FAO के अनुसार जो सबसे ज़्यादा वनों वाले देशों की बात करें तो पहले नंबर पे आता है रशियन फेडरेशन और दूसरे नंबर पे आता है ब्राज़ील। तो थोड़े से जो रिसोर्सेज वगैरह होते हैं उनका डायनेमिक एस्पेक्ट भी आजकल पेपर में पूछा जाता है। तो जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हुए या मिनरल रिसोर्सेज हुए, और मिनरल रिसोर्सेज में भी आपको जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, साथ ही साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो देशों के स्थान हैं उनको भी ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ब्राज़ील एवं इंडोनेशिया, 3 नंबर। अगला सवाल है दूसरे सवाल में पूछा गया है, विच आर द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2022। तो ये भी डायनेमिक सवाल है और इसमें नेचुरल गैस के बारे में पूछा गया है। तो नेचुरल गैस यानी कि मीथेन का सर्वाधिक जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो है USA और दूसरे नंबर की है रसिया। USA की बात की जाए तो उसके जो अलास्का रीजन वगैरह में नेचुरल गैस के बहुत ही बड़े भंडार हैं और उनका प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा USA में है और दूसरे नंबर पे है रसिया। तो हमारा राइट आंसर हो गया 1 नंबर USA एंड रसिया। तो आप देख सकते हैं कि जो रिसोर्स पे जैसे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज हुए, मिनरल रिसोर्सेज हुए, इन पर डायनेमिक सवाल आ रहे हैं। तो आपको इनके संदर्भ देखने, साथ ही साथ जैसे जनसंख्या के भी स्टैटिस्टिक्स, जैसे कल जैसे UN रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चीन को पछाड़ा है। तो इस तरीके से जो डायनेमिक जो चीज़ें हैं उनसे आपको वाकिफ़ रहना है ताकि आप दूसरे अभ्यर्थियों से आगे रहें। अगले सवाल पे बात करते हैं, सवाल नंबर 3। तीसरे सवाल में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन कंट्रीज इज़ पार्ट ऑफ द ओपेक ब्लॉक। जो ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का, तो इस संगठन का हिस्सा साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ कौन सी है। तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की बात की जाए तो केवल और केवल वेनेजुएला उसका पार्ट है। वर्तमान में ओपेक के 13 सदस्य देश हैं और लास्ट में इससे कतर अलग हुआ था। कतर जब शामिल था तब इसमें 14 थे और कतर के हट जाने के बाद अब इसमें 13 देश बचे हैं। और अगर हम पेपर के पैटर्न पे देखते हैं तो जैसा सवाल फर्स्ट पेपर में होता है वैसा का वैसा जो दूसरी शिफ्ट वाले पेपर होता है उसमें भी होता है। मतलब दोनों शिफ्ट का जो मॉडरेशन होता है, मॉडरेटर जो इन सवालों की मॉडरेटिंग करता है, तो वो कहीं ना कहीं सवालों की प्रकृति एक जैसी रखने की कोशिश करता है। हालांकि कोई पेपर सरल है या कोई पेपर कठिन है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बारे में हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। तो जो भी संगठन है, जो भले इकोनॉमिक हो और आर्थिक रूप से कोई संगठन है या फिर दूसरे सहयोग के रूप में रीजनल कोऑपरेशन के रूप में जो संगठन बनाए गए हैं, उन संगठनों की जैसे एक NCERT में भी लिस्ट है, उन लिस्ट को बारीकी से देखना है। साथ ही उसमें कुछ चेंजेज होते हैं। कई बार क्या होता है,
जैसे ब्रिटेन एग्जिट हो जाता है, ब्रेग्जिट। तो ऐसे डायनेमिक जो पहलू है वो भी आपको उसमें अपडेट करने। और जैसे इस पेपर में ये पूछा गया ओपेक कि को भाई कौन सा सदस्य है दक्षिण अमेरिका का। वहीं अगर दूसरी शिफ्ट वाले पेपर में देखेंगे तो ओपेक का सवाल था कि ओपेक की जो फाउंडिंग कंट्रीज थी 1960s में, तो वो फाउंडिंग कंट्रीज में से कौन सा सदस्य थे फाउंडिंग में, उसके बाद कुछ लोग जुड़े हैं। तो इस प्रकार जो इन संगठनों के बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के सवालों का जो मॉडरेटिंग होती है वो लगभग सिमिलर होती है। दोनों का जो लेवल है वो सेम रखने की कोशिश की जाती है। अगला सवाल है चौथे में जो रिमोट सेंसिंग के संदर्भ में सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड टू इमेज एनहांसमेंट प्रोसीजर ऑफ डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन। तो हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कुछ जो इमेज प्राप्त करते हैं, जो डिजिटल इमेज प्राप्त करते हैं, उन इमेज का इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो उनमें से कई बार जो एटमॉस्फेरिक में कुछ करेक्शन का, जो एटमॉस्फेयर की वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके एटमॉस्फेयर करेक्शन होते हैं, कुछ और रेडियोमेट्रिक करेक्शन भी हो सकते हैं। इस तरीके से नॉइज़ का रिमूवल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं ताकि हम जो इमेज है उसकी व्याख्या आसानी से कर सकें। तो इसमें एक टेक्निक होती है इमेज एनहांसमेंट टेक्निक या इमेज एनहांसमेंट प्रोसीजर। उस प्रोसीजर के अंतर्गत हमें जिस फीचर को देखना होता है अच्छे से, उस वजह से इमेज को एनहांस किया जाता है। और इमेज एनहांसमेंट की टेक्निक की बात की जाए तो उसमें मोटे मोटे तौर पे 4 तरह की विधियां अपनाई जाती है। पहला होता है कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट। कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट में लीनियर स्ट्रेचिंग की जाती है। जैसे कि आपने 0 से 255 की जो वैल्यू होती है, जिसमें 256 बिट है, तो इसमें से जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उनको स्ट्रेच कर दिया जाता है, खींच लिया जाता है। और खींचने के बाद जो इमेज मिलता है वो काफ़ी साफ नज़र आता है, उसमें डिटेल है वो थोड़ी सी अच्छी नज़र आती है। इसी प्रकार दूसरा है स्पेशियल फिल्टरिंग। स्पेशियल फिल्टरिंग में हम जैसे लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, ऐसे फिल्टर यूज करके कुछ स्पेशियल फीचर थोड़े से हमें क्लियर नज़र आ जाए। जैसे कि कोई फॉल्ट लाइन है तो वो फॉल्ट लाइन है, कोई क्रैक है, कोई फ्रैक्चर है, कोई जियोलॉजिकल चीज़ें हैं वो पहले नज़र नहीं आ रही। जैसे ही हम लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर या और भी तरह के कोई फिल्टर यूज़ करेंगे तो वो स्पेशियल फीचर हमें थोड़ा सा अच्छे से नज़र आ जाएगा। तो स्पेशियल फिल्टरिंग को हम स्पेशियल फीचर मैनिपुलेशन भी कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा इमेज एनहांसमेंट प्रोसीजर का कौन सा है, स्पेशियल फीचर मैनिपुलेशन। इसके अलावा और भी टेक्निक होती है डेंसिटी स्लाइसिंग। डेंसिटी स्लाइसिंग में सारे जो वैल्यू होती है उनको अलग अलग कलर कोडिंग कर दी जाती है, जिससे थोड़ा सा हमें और क्लियरिटी हो जाती है। और इसी प्रकार फॉल्स कलर कंपोजिट, जिससे आप सभी वाकिफ़ होंगे। जैसे जो वनस्पति होती है वो वनस्पति हमें फॉल्स कलर कंपोजिट, जो कि स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कंपोजिट है, उसमें लाल कलर की नज़र आती है। और वो लाल कलर की नज़र क्यों आती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वनस्पति है वो इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड को क्या है, परावर्तित करती है। और वही नियर इंफ्रारेड को फॉल्स कलर कंपोजिट में हम किस में दिखा रहे हैं, रेड कलर में दिखा रहे हैं। तो जहाँ ज़्यादा वनस्पति होती है वो रेड कलर में हमें नज़र आती है। इसी प्रकार जो स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कंपोजिट है, इसके अलावा और भी तरह की फॉल्स कलर कंपोजिट, जैसे नियर इंफ्रारेड वाला है, इसको रेड ना करके हम ब्लू कर दें। तो ऐसे हेर फेर करने के बाद में कुछ हमें कई बार क्या है, जो विजुअली बहुत अच्छी इमेज दिखाई देती है, कोई फीचर को पहचानना आसान हो जाता है। इस तरीके से हम इमेज को इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो हमारा ये थोड़ा सा मतलब सवाल है वो थोड़ा सा गहराई से पूछा गया है। अगर आपने रिमोट सेंसिंग के संदर्भ में कुछ ऐसा नहीं किया है तो आप इस पर नहीं जवाब दे पाएंगे। थोड़ा सा, एक तो रिमोट सेंसिंग के एक सुपरफिशियल सवाल होते हैं और ये थोड़ा सा गहराई से सवाल है, जिसमें जिन्होंने इस पर कुछ काम किया है वही कर सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है व्हेन रॉक फ्रैक्चर इन अर्थ क्रस्ट। पहले तो रॉक में फ्रैक्चर होता है अर्थ क्रस्ट में, एंड अगेन द सेम रॉक मासेज मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नॉन एज। तो
तो पहले तो फ्रैक्चर हो जाता है और फ्रैक्चर होने के बाद में वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इसको ये कहलाता है फॉल्ट। जैसे कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट हो गया, मेन बाउंड्री फॉल्ट हो गया, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल फॉल्ट के हैं और ये जो लाइन कह रही है वो फॉल्ट को डिफाइन कर रही है। तो हमारा राइट आंसर हो गया फॉल्ट। ये सवाल जैसे जियोमॉर्फोलॉजी से, तो सारी की सारी चीज़ें जैसे आप पढ़ रहे हो, फॉल्ट पढ़ो, फॉल्ट पढ़ो, उन चीज़ों की एक हल्की जो मान्य डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को देखना है, उसके एग्जाम्पल देखने, और कोई इंडिया में कोई एग्जाम्पल है उसका ख़ास तौर पे तो वो भी हमें ध्यान में रखना है, और वर्ल्ड में भी कोई फेमस एग्जाम्पल है वो भी हमें ध्यान में रखना है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है छठे सवाल में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म इज फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेज। तो टेक्टोनिक फोर्सेज यानी कि प्लेट टेक्टोनिक के कारण इनमें से किसका निर्माण हो सकता है। तो अगर चार ऑप्शन पे गौर करें तो वी शेप वैली बनती है नदी के अपरदन से, रिवर के इरोजन से। यू शेप वैली बनती है ग्लेशियर के इरोजन से, हिमनद के अपरदन से। ब्लाइंड वैली बनती है कास्ट इरोजन से। तो ये सारे के सारे जो तीन एग्जाम्पल है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सब बनते हैं एक्सटर्नल जो फोर्सेज होते हैं जिसमें इरोजन है, अपरदनकारी शक्तियाँ हैं, उनके द्वारा होते हैं। वहीं रिफ्ट वैली की बात की जाए तो रिफ्ट वैली बनती है टेक्टोनिक फोर्सेज के कारण। जैसे कि अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली, इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है और उसकी वजह से जो धसाव की वजह से जो रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार पहले रिफ्ट वैली की वजह से अफ्रीका और जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर अफ्रीका से अलग रिफ्ट फॉर्मेशन के माध्यम से ही हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिफ्ट वैली। अगला सवाल है सातवें सवाल में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट टाइप ऑफ मास मूवमेंट। इसके लिए आप एनसीईआरटी का जो ट्रायंगुलर डायग्राम देखेंगे, एक तरफ हीव है, एक तरफ फ्लो है। जो स्लो टाइप के मूवमेंट होते हैं उसमें एक तो होता है सॉलिफ्लक्शन, तो बाकी सारे रॉक फॉल है, रॉक तेज़ी से गिरती है। मड फ्लो होता है, वो फ्लो मूवमेंट है, वो भी फास्ट होता है। बेड रॉक का सीधा स्लंप एकदम अचानक गिर जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सॉलिफ्लक्शन। ये फास्ट टाइप का ना होके स्लो टाइप का मूवमेंट है। अगला सवाल है आठवें सवाल में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका पहला कथन पढ़ते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आर फॉर्म्ड ऑन ओशियन इन लो लैटिट्यूड विद इन द 5 डिग्री ऑफ द इक्वेटर। अब 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक वाला रीजन होता है डोल्ड्रम। वो एकदम शांत होता है और इस शांत रीजन में कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनता है। तो यह पहला कथन है वो सरासर गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा पहला। फिर भी हम आगे वाले जो स्टेटमेंट है उनको भी देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ओशियन मस्ट बी ग्रेटर देन 26.5 डिग्री सेल्सियस। तो समुद्री सतह का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये सतह इतनी गर्म होती है तभी क्या होता है, वहाँ कॉन्वेक्शन करंट स्टार्ट होती है और वह लेटेंट हीट के रूप में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो मूव करना स्टार्ट करता है। तो ये कथन सही है। तीसरा है वीक विंड विद लिटिल चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन विद हाइट नीडेड। अब जब साइक्लोन आते हैं वो ट्रांजिशन में आते हैं, जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। जब ये दोनों हवाएं चलती है तो इन दोनों हवाओं के बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन वाला फेज आता है। उस ट्रांजिशन वाले फेज में ये दोनों वीक हो जाती है। तो वीक हो जाती है उस समय
ये हॉरिजॉन्टली मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, यानी कि विंड स्पीड कम हो जाती है, और उस विंड स्पीड की कमी से इसमें क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से जो विंड स्पीड है वो कम हो गई, तो विंड स्पीड कमज़ोर हो गई, तभी ये बनते हैं। तो ये भी सही है। चौथा, द एटमॉस्फेयर ओवर द ओशियन मस्ट हैव हाई मॉइस्चर कंटेंट। अब जो ओशियन के ऊपर एटमॉस्फेयर होगा उसमें क्या होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, और यही आगे जाके फिर क्या होता है, जब लैंडफॉल होता है साइक्लोन का, और लैंडफॉल होता है तो वो बहुत तेज़ी से टकराता है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर जाता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्षीण होता जाता है, और साइक्लोन है वो ख़त्म सा हो जाता है, क्योंकि उसको जो मॉइस्चर है वही उसकी लेटेंट हीट का सोर्स होता है। तो ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर है पहला। अगला सवाल है नवें सवाल में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो कोपेन ने क्या है, सिंबल दिए थे, तो उन सिंबल से कौन सा क्लाइमेट मैच नहीं हो रहा है। पहला है AF, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। AF में क्या है, रेन राउंड द ईयर होती है, और रेन राउंड द ईयर होती है, और ये ट्रॉपिकल है, ए से साफ पता चल रहा है, तो ये सही है। दूसरा है BS है ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट। तो ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट के लिए BW वर्ड की यूज किया जाता है। वहीं ड्राई स्टेपी क्लाइमेट होता है या फिर सेमी एरिड टाइप का क्लाइमेट होता है, उसके लिए यूज किया जाता है BS। तो जो दूसरा सिंबल है ये हमारा गलत है, ये राइट आंसर है। अगले सिंबल देखते हैं CFB, मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। इसमें भी रेन राउंड द ईयर होती है, इसके लिए F सिंबल यूज किया गया है। चौथा है ET, जो टुंड्रा क्लाइमेट होता है हाई एल्टीट्यूड वाला, उसके लिए ET वर्ड यूज किया गया है। तो ये सब सही है, केवल BS गलत है। अगला सवाल है 10वें सवाल में पूछा गया है, इन द 3 सेल सर्कुलेशन मॉडल। जो 3 सेल सर्कुलेशन मॉडल है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के लिए, पहले यूनिसेल्युलर मॉडल दिया था हेडले ने, जो कि एक सेल ही था सीधा, पोल और इक्वेटर के मध्य उन्होंने एक सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल दिया था। फिर फेरल आए और उन्होंने इस मॉडल में संशोधन करते हुए हेडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल का 3 सेल सर्कुलेशन मॉडल दिया। तो इस 3 सेल सर्कुलेशन मॉडल में जो हेडले सेल है, द एनर्जी दैट ड्राइव्स हेडले सेल इज सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हेडले सेल में जो एनर्जी जो इस हेडले सेल को चलाती है वो कहाँ से आती है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा द लेटेंट हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अब जो हॉर्स लैटिट्यूड होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और लो प्रेशर कहाँ पे होता है, लो प्रेशर होता है इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे लो प्रेशर की तरफ क्या है, हवाएं आती है हाई प्रेशर से, और वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, तो कॉन्वेक्शन करंट के माध्यम से ऊंची उठती है और क्या बनाती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाती है, और उसमें से लेटेंट हीट रिलीज होती है। बारिश हो जाती है तो लेटेंट हीट रिलीज हो जाती है, तो उसकी वजह से वापस एक पूरी सेल का निर्माण हो जाता है, पूरी हेडले सेल का निर्माण हो जाता है। तो उसका जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, लेटेंट हीट है, गुप्त उष्मा है। तो इसका राइट आंसर हो गया चौथा। अगला सवाल है 11वें में सवाल में पूछा गया है, ब्यूफोर्ट स्केल किसका मेजर है। तो ब्यूफोर्ट स्केल में हम विंड की वेलोसिटी मापते हैं। तो सबसे कम 0 नंबर पे हवा बिल्कुल नहीं चलती ब्यूफोर्ट स्केल में, तो नो विंड होता है। इसी प्रकार धीरे धीरे बढ़ते हुए हम हरिकेन की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो आप ये ब्यूफोर्ट स्केल गूगल पे सर्च करके इसमें जो अलग अलग जो माप है कौन से नंबर पे क्या होता है ये आप आसानी से देख सकते हो। अगला सवाल है 12वें सवाल में पूछा गया है, विच ओशियन हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल स्लोप एरिया। तो
जो कॉन्टिनेंटल स्लोप सबसे ज़्यादा है वो है अटलांटिक ओशियन में 12.4% है, जबकि पैसिफिक में 7% ही है और इंडियन में 6.5% है। वहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात की जाए तो वो भी अटलांटिक में ज़्यादा है, और एबेसल प्लेन की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा है पैसिफिक ओशियन में। तो आपको इनके परसेंटेज भी याद रखने हैं। ये जो फैक्चुअल जो चीज़ें हैं ओशियनोग्राफी वगैरह में, क्लाइमेटोलॉजी में, इनके छोटे छोटे फैक्ट है आपको याद रखने हैं, ताकि अब जो एनटीए है सवालों को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड कर रहा है, तो छोटे छोटे जो फैक्ट है वो भी पूछने लग गया है। तो अब जेआरएफ निकालने के लिए आपको ऐसे फैक्ट भी याद करने पड़ेंगे। अगला सवाल है 13वें सवाल में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोन टू सुनामी स्ट्राइक। तो सबसे ज़्यादा सुनामी स्ट्राइक से मतलब मोस्ट प्रोन यानी कि सर्वाधिक ग्रस्त क्षेत्र है, तो वो ग्रस्त क्षेत्र है परिप्रशांत शोर लाइन यानी कि सर्कम पैसिफिक शोर लाइन। क्यों? अब सुनामी कहाँ आएगी? सुनामी आएगी जो समुद्रीय भूकंप आते हैं, और भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर की परिप्रशांत मेखला है। परिप्रशांत मेखला में क्या है? परिप्रशांत मेखला में पूरी एक रिंग ऑफ फायर है, और वो रिंग ऑफ फायर वहाँ अर्थक्वेक और वॉल्केनो की वजह से है, और इस वजह से वहाँ जैसे ही अर्थक्वेक आते हैं तो सुनामी का निर्माण होता है। और सुनामी के एग्जाम्पल आपने कई बार 2004 की सुनामी आपने देखी होगी। तो इस तरीके से कुछ एक दो एग्जाम्पल है, उनकी डेट भी पूछते हैं, एक जापान वाली सुनामी का भी पूछते हैं। तो ये डेट आपको याद करनी है कि कौन सी डेट को आई थी। जो महत्वपूर्ण दो सुनामी है, शायद एक फुकुशिमा डिजास्टर वाली और एक जो हिंद महासागर की जो भारत में भी आई थी, उनकी डेट आपको याद करनी है। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो हो गया सर्कम पैसिफिक शोर लाइन, परिप्रशांत तटरेखा। अगला सवाल है इरमिंगर करंट फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन वाटर। पहले तो बड़ी बड़ी जो समुद्री जल धाराएं हैं उनके बारे में पूछा जा रहा था, अब छोटी छोटी भी पूछी जा रही है। तो जो इरमिंगर करंट फ्लो है वो कहाँ है? आइसलैंड के दक्षिणी पार्ट और ग्रीनलैंड के दक्षिणी, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे इरमिंगर करंट, जो कि गल्फ स्ट्रीम से ही एक तरह से निकलती है, उसको इरमिंगर करंट कहा जाता है। तो वो वाला एरिया किस में आता है? वो आता है उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र में आता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो गया वो हो गया नॉर्थ अटलांटिक। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल न्यूट्रिएंट इज नॉट द मैक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट। तो टोटल अगर मोटे मोटे तौर पे बात की जाए तो पौधों को एसेंशियली 17 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी होती है? 17। उन 17 में से 9 है मैक्रोन्यूट्रिएंट और 8 है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसकी लिस्ट आपको दी गई है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है और मैग्नीशियम है। तो जो हमको जो सवाल में दिया गया है वो दिया गया है मैग्नीज, और मैग्नीज क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं हुआ? मैग्नीज। राइट आंसर हो गया पहला। तो ये आपके बायोजियोग्राफी या एनवायरमेंटल जियोग्राफी से सवाल आया है। अगला सवाल है 16वें सवाल में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द रिग्रेसिव पॉपुलेशन। रिग्रेसिव पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कौन सी करती है? तो इसमें करती है ए डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या है? डिक्लाइन हो रही है। और लो मोर्टेलिटी रेट प्रोड्यूसिंग ए नैरो बेस पिरामिड। तो एक तो मोर्टेलिटी रेट भी लो है, मतलब ऊपर की ओर तो वाइड होगा, और नीचे की ओर जो पिरामिड है वो डिक्लाइनिंग बर्थ रेट के कारण क्या होगा? नैरो बेस होगा उसका। तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन जियोग्राफी से सवाल आया है। आप अलग अलग जो पॉपुलेशन पिरामिड होते हैं उनके कौन सी कंट्री का ये ऐसा होता है और उनके क्या क्या नाम है, ये सारे आपको देखने हैं। क्योंकि जापान का कैसा होगा, इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका कैसा होगा, यूरोपियन कंट्रीज है उनका कैसा होगा। तो आपको अलग अलग देशों के पॉपुलेशन पिरामिड को थोड़ा सा देख लेना चाहिए। अगला सवाल है
सत्तरवें सवाल में पूछा गया है व्हाट डज रिप्लेसमेंट रेट रिप्रेजेंट्स। तो रिप्लेसमेंट रेट या तो ग्रॉस रिप्लेसमेंट GRR या फिर नेट रिप्लेसमेंट रेट NRR के रूप में जानी जाती है। ये रिप्लेसमेंट रेट क्या बात करती है? ये रिप्लेसमेंट रेट बात करती है जितनी जो महिलाएं हैं जो अपने फर्टिलिटी पीरियड के दौरान उतनी महिलाएं की संख्या मतलब जैसे एक महिला है तो वो अपने उस फर्टिलिटी पीरियड के दौरान एक डॉटर का जन्म दे दे। तो इसका जो राइट आंसर होगा इट रिप्रेजेंट फीमेल बर्थ्स पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो एक तरीके से नेट रिप्लेसमेंट रेट वो हमारी कितनी हो जानी चाहिए? नेट रिप्लेसमेंट रेट होनी चाहिए 1.0। तो एक महिला कितनी? एक को जन्म दे, तो इसको 1000 फीमेल पॉपुलेशन में कितनी फीमेल का जन्म हुआ है इस हिसाब से रिप्लेसमेंट रेट को जाना जाता है। तो इसकी अगर वैल्यू अगर आती है 1.0 नेट रिप्लेसमेंट रेट की, तो नेट रिप्लेसमेंट रेट की 1.0 आती है तो पॉपुलेशन वो होगी एकदम स्टेबल रहेगी। तो विभिन्न जो रेट है, भले ही टोटल फर्टिलिटी रेट वाली है, TFR है, NRR है, इन सारों के आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे कि भाई इनको फॉर्मूला और वो फॉर्मूला कैसे निकाला है और क्यों ऐसे निकाला है। आपको कुछ सिमिलर सी लगेगी रेट, पर इनमें कुछ न कुछ हल्का सा माइन्यूट फ़र्क है। तो हमें ये जो रेट्स है, इसके अलावा जो आप डेंसिटी देखते हो पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में भी कई बार जो कैरिंग कैपेसिटी पे आधारित है, न्यूट्रिशनल वैल्यू पे आधारित है। तो अलग अलग आकार पे जो हमारी जो डेंसिटी निकाली जाती है, जो घनत्व निकाला जाता है, उनके भी फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो इन सारे फॉर्मूलों को आपको समझना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। अगला सवाल है 18वें सवाल में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा इन्वॉल्व कंपल्सरी एंड लीगल रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स सच एज बर्थ, डेथ, मैरिज। तो वर्तमान में क्या व्यवस्था है कि जन्म होता हो या मृत्यु होती हो या फिर विवाह होता हो, उन सब का पंजीकरण आवश्यक है। और वह पंजीकरण के डेटा का जो सोर्स है वो इनमें से इन चार में से क्या होगा? तो अगर चौथा ऑप्शन को देखें तो एपिडेमियोलॉजिकल रिपोर्ट। एपिडेमियोलॉजिकल में एपिडेमियोलॉजी के बारे में जो ये जो डिजीज़ वगैरह होती है उसके डेटा मिलेंगे, पर जन्म, मृत्यु और विवाह के डेटा नहीं मिलेंगे। पहले ऑप्शन पॉपुलेशन सेंसस की बात की जाए तो सेंसस जो 10 साल में डेटा करती है, तो वो 10 साल में तो 2001 में किया, 2011 में किया, तो वो भी सोर्स नहीं होगा। दूसरा है सैंपल सर्वे। तो जैसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, NSSO है, वो क्या है एक पर्टिकुलर टाइम में जाता है और एक सैंपल साइज चुन के उसका डेटा हमें देता है। वो कोई पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन बचता है तीसरा, रजिस्टर्स ऑफ पॉपुलेशन। तो जैसे गांव में होते हैं कि भाई ग्राम सेवक संधारण करता है, म्यूनसिपालिटी में अलग संधारण होता है, हॉस्पिटल से जन्म का डेटा है वैसे हो जाता है, या आप विवाह पंजीकरण अधिकारी है, कोई विवाह कर रहा है, कोर्ट मैरिज कर रहा है, तो इस तरीके से जो डेटा होते हैं वो रजिस्टर्स ऑफ पॉपुलेशन में आते हैं। तो हम एलिमिनेट करके भी ऐसे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, इन चीज़ों को आप तालमेल बिठाते हुए आसानी से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे भी जो UGC नेट का जो पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप प्रोबेबिलिटी से जो सटीक आंसर तक जाएंगे तो आपके सही होने की ज़्यादा संभावनाएं होगी। अगला सवाल है 19वें सवाल में पूछा गया है कि पो रिवर बेसिन इज़ वेल नॉन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब जो मेन जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो काफ़ी कंट्रीज़ के आपको आने चाहिए, जैसे कि USA है, चाइना है, रसिया है, इसके अलावा फ्रांस है, इंग्लैंड है और इंडिया है। ये जो बड़ी बड़ी कंट्री, इसके अलावा जापान है, इन सब के इंडस्ट्रियल रीजन आपको थोड़े थोड़े आने चाहिए कि बड़े बड़े कोई इंडस्ट्रियल सिटी है वो क्यों फेमस है,
जैसे कि ओसाका हो गई जापान की, तो भारत की जैसे बेंगलुरु हो गई, जैसे आईटी के लिए फेमस है। इसी प्रकार कैलिफोर्निया वगैरह जाएंगे, जैसे दूसरी शिफ्ट में उसके बारे में पूछा था, जैसे सिलिकॉन वैली एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट। तो ये सारे क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में अब बात की जा रही है। अब ये मोटे मोटे कंट्रीज़ के बारे में तो आपको आना चाहिए, परंतु अब इन्होंने क्या है, एक छोटी कंट्री का पूछा है, इटली का। वैसे तो इटली बहुत बड़ी है। अब इटली में जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो ज़्यादा, जनरली इसको दो भाग में बांटा जाता है, नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन। और नॉर्थ में लगभग 80% इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन है, और उसमें ज़्यादातर जो नॉर्थ वाले रीजन में दो तरीके से इंडस्ट्रियल रीजन डिवाइड है। एक तो नगरों के पास में इंडस्ट्री है, जो नगर होता है नगर के पास में इंडस्ट्री डेवलप होती है। दूसरा है, इटली की सबसे बड़ी रिवर है पो रिवर, तो पो रिवर बेसिन है, उसमें भी इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो गया इटली, हालांकि ये कठिन सवाल था। अगला सवाल है 20वें सवाल में पूछा गया है, ट्रांसपोर्टेशन एंड द सोसाइटल फ्रेमवर्क वर्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर। तो जो ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी में आपको दो ही स्कॉलरों के नाम दिए हुए हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में, एक उलमैन और एक हर्स्ट। हर्स्ट की दो किताबें हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन एंड सोसाइटल फ्रेमवर्क, ये एक शायद रिसर्च पेपर है, और एक इसके अलावा एक और है एमी हर्स्ट का। मैं अगर आप कहोगे तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसमें इन्होंने क्या बात की है, इसमें इन्होंने बात की है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रभावित करता है ट्रांसपोर्टेशन को, किस प्रकार जो कोई भी जैसे आइडिया है, कोई भी गुड्स है, और इसके अलावा पीपल, इन तीनों का डिफ्यूजन कैसे होता है, किस प्रकार आइडिया एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं, किस प्रकार लोग जाते हैं, और किस प्रकार वस्तुएं जाती है। और इन जाने के बीच में उन्होंने कुछ फिजिक्स के जो अवधारणाएं, जैसे कि रेडिएशन, कॉन्वेक्शन, तो जिस प्रकार आइडिया ट्रांसफ़र होता है, जैसे आइडिया मैंने किसी व्यक्ति को कोई बात कही और उस व्यक्ति ने आगे बात कही और उस व्यक्ति ने आगे बात कही। इसी प्रकार आपकी रेल की पटरी में जैसे जब गर्मी होती है तो रेल की पटरी में क्या होता है, प्रसरण होता है, तो उसमें एक कण से दूसरा कण गर्म होता है, दूसरे से तीसरा गर्म होता है। इसी प्रकार कॉन्वेक्शन करंट होती है। तो इसी प्रकार जो ये वाले जो फिजिक्स वाले जो चीज़ें हैं वो इन्होंने क्या है, इस पर अप्लाई करने की कोशिश की, जो सोशल फिनोमेना है उस पर, और किस प्रकार इनका होता है, और ये कितने जो एरियल इम्बैलेंस है, इन्होंने एरियल इम्बैलेंस की बात की एमी हर्स्ट ने, कि एरियल इम्बैलेंस ही आखिर जन्म देता है किसको, ट्रांसपोर्टेशन को। कि अगर आपके क्षेत्र में गेहूं ज़्यादा हो रहा है और मेरे क्षेत्र में नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली मेरे गेहूं नहीं है तो मैं गेहूं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, और आपके सरप्लस है तो आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। तो जो एरियल इम्बैलेंस है ये जन्म देता है इसको। तो इसमें स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने समझाया था। वहीं उलमैन की बात की जाए तो उन्होंने ट्रायो दिए थे, 3 चीज़ें दी थी भाई, कि ट्रांसपोर्टेशन है उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, एक ट्रांसफरेबिलिटी होती है, एक इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी होती है, और एक कॉम्प्लीमेंटरी होती है, यानी कि संपूरकता भाई, एक चीज़ आपके पास ज़्यादा है, एक चीज़ मेरे पास ज़्यादा है, तो वो सरप्लस वाला जो संपूरकता होती है उसकी वजह से होता है। तो यही वाले अगर दूसरी शिफ्ट में एमी हर्स्ट का उन्होंने स्टेटमेंट दे के पूछा था। तो इस प्रकार सवालों का जो मॉडरेशन है वो काफ़ी एक जैसा ही हो रहा है। मॉडरेटर लगभग दोनों शिफ्ट के जो पेपर बनाता है तो वो लगभग एक साथ बनाता है। अगला सवाल है 21वें सवाल में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द मेन प्रोडक्ट ऑफ ट्रक फार्मिंग एंड फैक्ट्री फार्मिंग रेस्पेक्टिवली। तो ट्रक फार्मिंग में क्या होती है, सब्जियां, और फैक्ट्री फार्मिंग में क्या होती है, फैक्ट्री फार्मिंग में होती है पोल्ट्री। तो जो ये अंडे वगैरह का निर्माण होता है, अंडे, चिकन, इन सब का जो निर्माण होता है वो होता है फैक्ट्री फार्मिंग में। और ट्रक फार्मिंग जो ट्रक के माध्यम से जो वेजिटेबल्स होती है आसपास, जनरली ये यूएसए में प्रचलित है ज़्यादा, तो
ट्रक के माध्यम से जो सब्जियां हैं वो नगरों में लाई जाती है उसके आसपास की पट्टियों से। तो इसके राइट आंसर हो गया तीसरा, वेजिटेबल्स एंड पोल्ट्री। अगला सवाल है, विच कंट्रीज स्पेशलाइज इन ग्रोइंग टूलिप फ्लावर्स। तो टूलिप फ्लावर्स की खेती में जो पहला नाम सीधा दिमाग में आता है वो आता है नीदरलैंड या हॉलैंड का। नीदरलैंड हॉलैंड में क्या है, नीदरलैंड हॉलैंड में उन्होंने जो डाइक है उन डाइक पर दीवारें बना के जो लो लाइंग रीजन है, जो समुद्र का जो रीजन है, उस समुद्र के रीजन पे खेती करना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए ये लो लाइंग कंट्रीज़ में भी आता है। नीदरलैंड, जो लग्जमबर्ग, जो बेनेक्स कंट्री है, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, तो ये लो लाइंग कंट्रीज़ में इन्होंने क्या किया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो समुद्र का जो स्थान है, अब दीवार बना दी उन डाइक के ऊपर और जो अंदर वाला समुद्री पानी है वो बाहर की ओर डाल दिया। और उस निचले इलाके में इन्होंने क्या है, फूलों की बहुत अच्छी खेती करते हैं। उसमें भी जो ट्यूलिप होते हैं, विभिन्न कलर के ट्यूलिप की खेती नीदरलैंड में की जाती है। आप सीधा ही ट्यूलिप फ्लावर्स इन नीदरलैंड का अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एकदम रंग बिरंगे अलग अलग जो फ्लावर्स है वो आपको नज़र आएंगे। और आपको सर्च भी करना चाहिए, इसके बारे में वीडियो भी देखने चाहिए। अगला सवाल है 23वें सवाल में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लोकलाइज्ड डिजीज एंड एरिया। तो एक डिजीज़ वाला भी आपके सिलेबस में दे रखा है। हालांकि अब ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, परंतु इसमें से जो कुछ न कुछ कठिन सवाल में भी एक हिंट छोड़ा जाता है। जैसे बचपन में हम आयोडीन नमक का एग्जाम्पल देखते थे, आयोडीन नमक का एडवर्टाइजमेंट देखते थे, तो उसमें कहा जाता था कि भाई आयोडीन की कमी से वो घेंगा रोग हो जाता था, गोइटर। और ये गोइटर जनरली होता कहाँ है, तो इसके लिए कहा जाता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके में जब पानी नीचे आता है, अब ग्रेविटी के कारण पानी नीचे फ्लो करेगा, तो उसमें से जो आयोडीन होता है वो उस पानी के साथ ही बह जाता है और वहाँ की जो फसलें वगैरह होगी, वहाँ का जो प्रोडक्शन होगा, उसमें क्या आयोडीन की कमी होगी। तो जो वहाँ के खाद्य पदार्थों में कमी होगी तो उस वजह से पहाड़ी लोगों को क्या है, वो सादा नमक खाते थे तो उनको क्या है, गोइटर या घेंगा रोग हो जाता था। वहीं मैदानी इलाकों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जहाँ आयोडीन है वो वहीं उसी ज़मीन में रहता है, क्योंकि एरिया क्या है, समतल है। तो जो गोइटर है वो हिमालयन रीजन से करेक्टली मैच्ड है, यानी कि डी करेक्टली मैच्ड है। और अगर नीचे 4 ऑप्शन देखेंगे तो डी केवल और केवल किस ऑप्शन में आ रहा है, तीसरे नंबर पे। तो केवल हमें इतना मालूम होते ही हम इसको कर सकते थे। बाकी अब ये लेथिरस डिजीज़ है जो छोटा नागपुर प्लेटो पे होती है, तो ये छोटा नागपुर रीजन में रहने वाले ही ज़्यादा बता सकते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी और डी, जो सही है। फ्लोरोसिस गंगा प्लेन में नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे पानी भरपूर मात्रा में है, ग्राउंड वाटर भी, क्योंकि हर बार रिचार्ज हो जाता है। जबकि जहाँ पे ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन ज़्यादा होता है, जैसे फ्लोरोसिस का अगर बात की जाए तो राजस्थान का जो नागौर क्षेत्र है, जहाँ की कुबड़ पट्टी है, वो फ्लोरोसिस जो डिजीज़ है उससे ज़्यादा प्रभावित है। अगला सवाल है 24वें सवाल में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट प्रपोज्ड बाय क्रिस्टोफ टू डिस्टिंग्विश फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज। तो इसमें ये काफ़ी डिटेल में पूछा गया है। फ्रंटियर और बाउंड्री को अगर डिफ्रेंशिएट करने वाले जो कारक की बात करें तो ये चारों स्टेटमेंट है, ये चारों के चारों फ्रंटियर और बाउंड्री को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनका अंतर स्पष्ट करते हैं। तो जो क्रिस्टोफ थे उन्होंने 1958 में फ्रंटियर एंड बाउंड्री को डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्टेटमेंट दिए थे। उसमें से पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट दिया था। जबकि जो दूसरा स्टेटमेंट है, फ्रंटियर आर एरियल एंड बाउंड्रीज आर लीनियर, ये क्षेत्रीय और वो रेखीय प्रकृति के होते हैं, ये कहा था ए.ई. मूडीज़ ने। 1963 में इनकी किताब आई थी। तो आप इन दोनों को अगर इसका जो कॉन्टेक्स्ट देखें, इसका रेफरेंस देखें, तो जैसे हरिमोहन सक्सेना काफ़ी अच्छी किताब आती है राजनीतिक भूगोल की, पर उसमें से ये सवाल नहीं आया। ये आया है आर.डी. दीक्षित की जो किताब है राजनीतिक भूगोल, उसमें से आया, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा, फ्रंटियर आर एरियल एंड बाउंड्रीज आर लीनियर इन कैरेक्टर। ये किस्टॉप ने नहीं कहा था, ये कहा था ए.ई. मूडीज़ ने अपनी किताब जियोग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स 1963 वाली किताब में। अगला सवाल है 25वें सवाल में पूछा गया है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 में कौन सा डेटा कलेक्ट नहीं किया गया है। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट की गई है, एजुकेशनल स्टेटस कलेक्ट किया गया है, सेक्स कलेक्ट किया गया है, पर आधार नंबर कलेक्ट नहीं किया गया है। तो राइट आंसर हो गया आधार नंबर। अगला सवाल है 26वें में पूछा गया है जो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए पवित्र स्थान हैं उनमें सबसे पूर्वी देशांतर पर कौन सा स्थित है। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में सबसे पूर्वी जो स्थान है वो है राजगृह, बाकी सारे इससे थोड़े से पश्चिम में है। तो राइट आंसर हो गया राजगृह। अगला सवाल है 27वें सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जिला और मुख्य जनजातीय समूह का युग्म सही है। तो 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। तो बात की जाए साबरकांठा की, तो साबरकांठा जिला कहाँ है, गुजरात में। उस रीजन में भील जनजाति का निवास है, ना कि संथाल जाति का निवास है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है तवंग जिला है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे आदि जाति है वो निवास करती है, तो ये सही है। अगर हमें इसके बारे में नहीं पता है तो हम क्या एलिमिनेट करना भी। तो तीसरा है बीदर जिला है कर्नाटका का, और कर्नाटका में भील नहीं है। भील जाति का जमाव कहाँ है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी, इस रीजन के बीच में जो भील प्रदेश की मांग करते हैं लोग, यहाँ पे जमाव है। कर्नाटका में भीलों का जमाव नहीं है। अगला जिला है बीरभूम जिला है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में गोंड्स जनजाति नहीं रहती। गोंड्स का जमाव कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे। तो जो हमारा राइट आंसर हो गया, एलिमिनेट करते हैं अगर तीनों को, तो तवंग जिला जहाँ पे आदि जनजाति निवास करती है। अगला सवाल है 28वें सवाल में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो त्रिकोणमिति के सिद्धांत थे वो इनमें से कौन सी किताब में दिए गए थे। तो रिहाला इब्न बतूता की, जो अरब स्कॉलर थे, उसकी किताब थी, इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। जियोग्राफिया जर्नलिस्ट किताब है वारेनियस की, जिसमें उन्होंने जो जियोग्राफी को 2 भागों में बांटा था, सिस्टेमेटिक जियोग्राफी एंड रीजनल जियोग्राफी में। तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं है। सूर्य सिद्धांत किताब इंडियन स्कॉलर ने लिखी थी, और ये एक तरह से संग्रह है, तो इसमें जो एग्जैक्ट इसके स्कॉलर कौन थे वो हम नहीं बता सकते। पर जैसे इस पे जो टीका है, जैसे सूर्य सिद्धांत पे टीका, इसके बारे में जैसे पंच सिद्धांत है, तो पंच सिद्धांत में एक सूर्य सिद्धांत भी था, तो इसके बारे में सूर्य की जो सूर्य ग्रहण कैसे होता है, इस तरीके से जो चीज़ें थी सूर्य के बारे में, सूर्य के सिद्धांत, उसमें त्रिकोणमिति के माध्यम से समझाया गया था। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है। इसी बात करें एंथ्रोपोजियोग्राफी, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं हुआ है। राइट आंसर हो गया तीसरा। तो आपको सारे स्कॉलर्स जो है, जैसे ग्रीक स्कॉलर हो गया, रोमन स्कॉलर हो गया, इसके अलावा अरब स्कॉलर हो गए, इंडियन स्कॉलर हो गए, कुछ चाइनीज़ के भी 2-4 नाम हैं, और फिर जो 4 स्कूलें हैं इम्पोर्टेंट, जर्मन स्कूल, फ्रेंच स्कूल, ब्रिटिश स्कूल एंड अमेरिकन स्कूल, चारों स्कूल के जो स्कॉलर हैं, इन सारों के कार्य, जो महत्वपूर्ण कार्य बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे कार्यों को एनलिस्ट करना है अलग अलग पेज पे। ग्रीक एक पेज पे आगे, रोमन एक पेज पे आगे, उनको हाईलाइट करना है, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। कई बार क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, पिछली बार जब नेट का पेपर हुआ था उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ज़्यादा पूछे गए थे, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। और इन पेजेस को लास्ट जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से कुछ एक दिन पहले आपको पूरे रिवाइज कर लेने, ताकि आप आसानी से पेपर दे के आएँ। बार बार जब रिवीजन करोगे, इनके बारे में डिस्कशन करोगे अपने सहपाठियों के साथ, तो कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती, आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं।
शुरुआत में मैं भी जियोग्राफिकल थॉट से घबराता था। मुझे ये लगती थी कि हिस्ट्री जैसी है, हिस्ट्री से थोड़ी सी मुझे मतलब उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है तो वो मुझे याद करना मुश्किल होता है। पर फिर बाद में मैंने इनकी इम्पोर्टेंस को समझा कि भाई ये इन्होंने जो काम किया उसकी वजह से आज का भूगोल जिंदा है। तो इन सारी चीज़ों में क्या क्या था और उन चीज़ों से आज इवॉल्व होके आज जो हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं इनमें इन चीज़ों का क्या योगदान है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। इस तरीके से एक कॉन्टेक्स्ट करते हुए एक दूसरे से जोड़ते हुए आपको पढ़ना है। अगला सवाल है 29वां सवाल में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमेंबर्ड फॉर प्रेडिक्शन ऑफ एन एक्लिप्स ऑफ द सन एंड कॉस्मोलॉजी बेस्ड ऑन वाटर। अब ये सवाल जो पूछा गया काफ़ी कठिन है। ग्रीक स्कॉलर है थेल्स, उन्होंने प्रेडिक्शन किया था सूर्य ग्रहण का। अब उन्होंने कैसे किया था ये आज दिन तक समझ में नहीं आया कि उन्होंने कैसे प्रेडिक्शन किया था। इसके बारे में हेरोडोटस ने लिखा है कि थेल्स ने ऐसे किया था। तो थेल्स का जो एक्लिप्स है, एक्लिप्स ऑफ थेल्स, विकिपीडिया पे आपको सीधा एक टाइटल भी मिल जाएगा। इसी प्रकार जो थेल्स का जो दूसरा काम, सबसे महत्वपूर्ण काम तो प्रमेय वाला था। उन्होंने 2 प्रमेय दिए थे और वो प्रमेय आगे जाके जो परिधीय पृथ्वी की परिधि निकालते हैं तो उसमें वो प्रमेय ज़्यादा काम आ रहे हैं जब इरेटोस्थनीज वगैरह जब ये काम में ले रहे हैं। इसके अलावा उनके जो काम था, मेजर काम था, उसमें जो भाई ये जो ब्रह्मांड किन चीज़ों से बना है तो उन तत्वों में से एक वाटर को वो बताते हैं। इस पे कुछ ए से नाम से कुछ वर्ड है, पता नहीं, आर्ची ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उसमें कॉस्मोलॉजी बेस्ड ऑन वाटर, आर्ची ऑफ वाटर, ऐसा कुछ कोई टाइटल है। आप जो थेल्स के कुछ 4-5 जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो आप सर्च करोगे तो ये पहले कभी नहीं पूछा गया ये सवाल। थेल्स के इम्पोर्टेंट जनरली प्रमेय ही पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आजकल कुछ सवाल डिटेल में जाते हैं, पर आपको जनरली जो क्लासिकल सवाल पूछे जा रहे हैं, जो आपके किताबों वगैरह में लिखे हुए हैं, उन पे ही फोकस करना है। कुछ सवाल हमेशा 5 से 10 सवाल जानबूझ के रिसर्च पेपर से या उनके जो गौण योगदान है उन गौण योगदानों से पूछे जाते हैं। तो वो पेपर को बैलेंस करने के लिए पूछे जाते हैं। अब 10 सवाल आपको नहीं आ रहे, तुक्के लगाओगे, 2-3 सही भी हो जाएंगे। तो इन सवालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने एग्ज़ाम दिए हैं तो वैसे 4 बार नेट का एग्ज़ाम दिया, यूजीसी नेट का, तो 4 बार JRF हुई। तो ऐसे सवाल तो हर बार पूछे जाते हैं। इन सवालों से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जो नॉर्मल सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट वाले सवाल आते हैं, वो सवाल गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे सवालों में तुक्के लगाते हैं, किसी के ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल है 30वें सवाल में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूज्ड ऑफ लीविंग GE आउट ऑफ द जियोग्राफी। जियोग्राफी में जो GE वर्ड है उसको ही निकालने का आरोप किस पे लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है हार्ट्सऑन पर। हार्ट्सऑन ने जो एरियल डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट दिया और रीजनल जियोग्राफी पे बहुत ज़्यादा मतलब महत्व दिया, रीजनल जियोग्राफी पे। तो उसकी वजह से जो भूगोल बहुत ही पिछड़ गया, भूगोल विषय है उसमें मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी से भूगोल विषय ही गायब कर दिया गया। और फिर जब क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आती है, तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जब आती है तो उसमें वुल्ड्रिज ने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था, भाई GE आउट ऑफ जियोग्राफी कैसे हुआ। इसी प्रकार हार्ट्सऑन और सेफर की डिबेट आती है तो उसमें वो बात करते हैं कि अनूठेपन के चक्कर में आपने जियोग्राफी का क्या कर लिया है। तो उनकी डिबेट चलती है जो पेपर्स के माध्यम से चलती है। तो वापस क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन ने वापस जियोग्राफी में एक तरह से GE वापस जान डाल दी। जो हार्ट्सऑन ने क्या है, एक तरह से भूगोल में से भूगोल की आत्मा ही निकाल दी थी। इस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं। तो एक तरीके से जो इसका जो आरोप किस पे लगाए जाते हैं, वो लगाए जाते हैं हार्ट्सऑन पे। तो राइट आंसर हो गया 3 नंबर हार्ट्सऑन। अगला सवाल है 31वें सवाल में पूछा गया है द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हॉल। अब टेरेस्ट्रियल हॉल की संकल्पना, ये क्लासिक सवाल है, 10-15 बार 20 बार पूछा गया होगा। तो टेरेस्ट्रियल हॉल की संकल्पना फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लास ने दी थी और इसका जो राइट आंसर हो गया ब्लास। तो इस तरीके से क्लासिकल सवाल भी काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट के सवाल भी पूछे जाते हैं, कुछ डायनेमिक सवाल भी पूछे जाते हैं, कुछ कठिन सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है 32वां।
32वें सवाल में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। तो इसके बारे में जो सही कथन कौन सा नहीं है। तो काफ़ी डिटेल में सवाल पूछा गया है कि जनरली आर की वैल्यू भी पूछ लो, जैसे कि तीसरे नंबर में वैल्यू पूछी है कि आर की वैल्यू -1 से लेके +1 तक होती है। -1 मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये सही है बात। चौथे में पूछा गया आर वैल्यू इज लायबल टू स्पूरियस हाई इफ आउटलायर आर प्रेजेंट इन द डेटा। अब हम कोई रिलेशनशिप को रखने के लिए कुछ डेटा लेते हैं, उस डेटा में से एक डेटा बहुत ज़्यादा आउटलायर है, तो वो आउटलायर क्या करता है, इस आर की वैल्यू को चेंज कर देता है, और आर की वैल्यू क्या है, संदेहास्पद रिजल्ट आ जाता है उसका। तो वो संदेहास्पद रिजल्ट आता है ना, वो आता है आउटलायर की वजह से। ये बिल्कुल सही बात है। अब जैसे आप कोई एवरेज निकाल रहे हो कोई चीज़ों का, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है, बाकी सारे 50 लोग गरीब है, तो आप एवरेज निकालोगे तो उन 50 लोगों से ज़्यादा एवरेज आ जाएगा किसका, उस आय का। क्यों? सिर्फ एक आदमी की वजह से। तो इस तरीके से जो हम रिलेशनशिप भी रखते हैं, तो एक बहुत, जब वो रिलेशनशिप जैसे उसके बीच में एक लाइन बिठाते हैं, तो लाइन बिठाते हैं तो वो लाइन भी उसकी तरफ झुकाव आ जाती है, आउटलायर की तरफ झुकाव आ जाता है। तो उस झुकाव की वजह से जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, संदेहास्पद होगा। जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, संदेहास्पद होगी। तो ये भी बात सही है। पहले नंबर वाला बात करते हैं, आर इज सिंपली ए मेजर ऑफ द डिग्री टू विच द टू वेरिएबल वेरी टुगेदर। तो आर क्या है, आर जो रिलेशनशिप के लिए कांस्टेंट रखा गया है वो क्या है, दो वेरिएबल के बीच में कितना जो मतलब जो वेरी करते हैं उनके बीच का माप है। भाई ये रिलेशनशिप कितनी है उसकी है, तो ये भी सही है। ये 3 सिंपल है, ये तो सही है। अब ये जो दूसरा दिया हुआ है, आर इज ए नॉन पैरामेट्रिक मेजर ऑफ रिलेशनशिप। पहली बात तो ये पैरामेट्रिक मेजर है, नॉन पैरामेट्रिक नहीं है। तो एक चीज़ से तो ये पकड़ सकते हैं कि भाई ये गलत है कि ये पैरामेट्रिक मेजर है। फिर आगे चलते हैं, बिटवीन द टू वेरिएबल मेजर्ड ऑन नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल। अब हम बात ही क्वांटिटेटिव डेटा की कर रहे हैं, तो नॉमिनल में नाम होता है, ऑर्डिनल में केवल ऑर्डर होता है। तो ना तो ये नॉमिनल ऑर्डिनल पे होते हैं, ये या तो रेशियो स्केल पे होंगे या इंटरवल स्केल पे होंगे। तो यहाँ से भी इसको पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरा जो सवाल है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है पियर्सन के प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट के संदर्भ में। अगला सवाल है 33वें में पूछा गया है विच टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड सनसेट। तो जब पार्टिकल की जो साइज है वो छोटी होती है वेवलेंथ से, तब रेले स्कैटरिंग होती है। अब इस रेले स्कैटरिंग के एग्जाम्पल देखें तो सूर्य उदय और सूर्यास्त पे जो हमें लालिमा नज़र आती है, वो जो लाल कलर ही हमें नज़र आता है, केवल स्कैटरिंग होती है। तो इसी प्रकार आकाश का नीला कलर नज़र आता है, ये सब रेले प्रकीर्णन का प्रभाव है। इसी प्रकार अगर साइज है, वो साइज बराबर या बड़ी होती है, तब होती है मी स्कैटरिंग। और इसके अलावा कोई नॉन सेलेक्टिव टाइप की स्कैटरिंग होती है तो उसको बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। तो ये 3 टाइप होते हैं स्कैटरिंग के, आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहिए। तो जो रेड सनसेट में क्या होगी, रेले स्कैटरिंग होगी, या फिर ब्लू स्काई में क्या होगी, ब्लू स्काई में भी रेले होगी। अगला सवाल है 34वां सवाल में क्या पूछा गया, 34वां सवाल है वो रिमोट सेंसिंग के संदर्भ में पूछा गया है। द मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 रॉड इंटरसेक्शन शोवन ऑन ए फोटोग्राफ इज 10 mm ऑन द फोटोग्राफ। तो रिमोट सेंसिंग से हम फोटोग्राफ लेते हैं कोई, वो फोटोग्राफ क्या है, उस इंटरसेक्शन जो एक रॉड का जो इंटरसेक्शन है, रॉड के 2 प्रतिच्छेदों के बीच की दूरी है, वो उस फोटोग्राफ में है 10 mm। वहीं एक मैप है अपने पास, उसमें उसकी दूरी है 50 mm। तो मैप में RF है 1:50,000 का, तो फोटोग्राफ में कितना होगा, फोटोग्राफ में इसका 5 गुना, भाई ये 50 का 10 आ रहा है तो 50,000 का आ जाएगा 2.5 लाख।
50,000 का गुणा 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 लाख। तो हमारा राइट आंसर होगा 1:2.5 लाख। तो इस तरीके से जो कार्टोग्राफी में हम मैप यूज़ करते हैं वो एक तो फोटोग्राफ से हम जनरेट करके कर सकते हैं, सर्वे से करके कर सकते हैं। तो इस तरीके दोनों का जो मिलान कर रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा क्या है, फोटोग्राफ तिरछे लिए जाते हैं तो क्या होता है, सीधे लिए जाते हैं तो क्या होता है, उसका फोटोग्राफ को लेते हैं तो उसका लेंस का वही इतने mm का है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी कई बार अभी NTA है वो हर पेपर में पूछने लग गया है। और ये टेक्नोलॉजिकल चीज़ें थोड़े से अगर आप देखोगे तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगी। अच्छा, मैं इतनी दूरी से कोई फ़ोटो लेता हूँ और इतने mm का मेरे पास कैमरा है, तो ऑब्जेक्ट है उसका फ़ोटो कितनी साइज़ का आएगा। मतलब सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो आप भी अगर थोड़ा सा समझोगे तो आप समझ पाओगे। अगला सवाल है 35वां। 35वें सवाल में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ लैंड एंड सी फ्लोर एरिया। तो पूरे जो सी फ्लोर का एरिया हुआ, भले ही आप कॉन्टिनेंटल जो स्लोप है या एबेसल प्लेन है या फिर जो ऊंचे पर्वत है, पठार है, मैदान है, इन सारे एरिया को क्या है परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है कि भाई इतना एरिया इतने परसेंटेज का है। ये किया जाता है हिप्सोग्राफिक कर्व में। आप हिप्सोग्राफिक कर्व है, इनमें जो ऊपर वाले जो समुद्र तल से ऊंचे वाले जो है यानी कि जो टेरेस्ट्रियल है, और इसी प्रकार जो सी फ्लोर वाले हैं, ये दोनों लैंड और सी फ्लोर वाले दोनों एरिया में अलग अलग प्रोपोर्शन में जो परसेंटेज में दिया हुआ है, ये परसेंटेज भी आपको याद करने हैं। अगला सवाल है 36वां। 36वां सवाल फैक्चुअल सवाल है। इसमें जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं जो रिवर पे, उनके अपर कोर्स से लेकर लोअर कोर्स तक जमाया गया। तो इसमें से जो करेक्ट कौन सा है, यानी कि हमें करेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो 3 क्या है, 3 गलत है और 1 सही है। तो बात की जाए नर्मदा रिवर की, तो नर्मदा रिवर में नर्मदा सागर डैम है, वो पहले है, ओंकारेश्वर डैम बाद में, और सबसे लास्ट में सरदार सरोवर डैम है। जनरली नर्मदा रिवर में बहुत सारे डैम बनाए हुए हैं, पर 5-6 जो इम्पोर्टेंट डैम है वो आपको याद करने चाहिए। तो ये सीक्वेंस गलत हो गई। दूसरा है चंबल रिवर, चूँकि मैं राजस्थान का हूँ तो इसके बारे में मुझे आइडिया है कि भी जो गांधी सागर है वो MP में है, और गांधी सागर के बाद क्या है, राणा प्रताप सागर है, और फिर जवाहर सागर है। तो ये भी सीक्वेंस गलत हो गई। तीसरा है सतलज रिवर। सतलज रिवर पे क्या है, नाथवा झाकरी सबसे पहले है, फिर भाखड़ा है, फिर नांगल है, फिर हरी के बैराज है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती थी। ये भी गलत है। तो ये 3 गलत है, ये मुझे मालूम है। तो चौथा दामोदर रिवर वाला सही है। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया, तो इसमें अलग अलग सीक्वेंस में क्या डैम बनाए गए हैं। पहले दामोदर रिवर क्या थी, दामोदर रिवर पश्चिम बंगाल का शौक थी, सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता था दामोदर रिवर को। पर जैसे ही टेनेसी जो रिवर प्रोजेक्ट था, उसके आधार पे हमने भी दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाया, तो उसमें जो सीरीज ऑफ डैम्स बनाए, जो उसमें तैनू घाट है, फिर पंचेट है, फिर दुर्गापुर बैराज है, ये सीक्वेंस में। तो ये राइट आंसर हो गया हमारा चौथा। अगला सवाल है 37वां। 37वें सवाल में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियाज लार्ज पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ अल्फ़ाबेट। तो अरुणाचल प्रदेश का जो मुख्यतः हिस्सा है वो कोपेन के क्लाइमेट में DFC से बताया गया है। तो आपको कोपेन का जो मैप है इंडिया वाला वो पूरा आना चाहिए, कहाँ पे CWG है, कहाँ पे ET है, कहाँ पे AW है, हर बार लगभग पूछा जाता है। अगला सवाल है 38वां। 38वें में पूछा गया है, सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन एरिया कौन सा है। तो कावेरी, नर्मदा, सतलज, इन तीनों के जो ड्रेनेज बेसिन का जो एरिया है वो 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। और वहीं चंबल की बात की जाए तो चंबल का 1,43,000 स्क्वायर किलोमीटर का बेसिन है, चंबल बेसिन का, जो कि गंगा बेसिन का ही पार्ट है एक तरीके से देखा जाए तो। तो राइट आंसर हो गया दूसरा। अगला सवाल है 39वां। 39वें सवाल में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट इज इन इंडिया इज लोकेटेड नियर द कोल माइंस। तो इनमें से जो स्टील प्लांट है वो कोल माइंस के पास में कौन सा है। तो झरिया जो खान है
झरिया के पास में ही बोकारो स्थित है। तो जो राइट आंसर हो गया वो हो गया बोकारो। अगला सवाल है 40वां। 40वें सवाल में पूछा गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोलिजन जोन प्लेट्स परमानेंटली यूनाइट विद नो फर्दर टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो तीसरे नंबर का जो राइट आंसर है वो है कॉन्टिनेंटल सचर। अब देखो सचर वर्ड है ना, सचर वर्ड होता है सीलने को ही बोलते हैं एक्चुअली। जो सूचर, इसको सूचर या सचर क्या कहते हैं, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो जो ये सूचर होता है वो एक तरह से सीलने का ही एक इंग्लिश नेम है। तो इसमें क्या है, सिल जाते हैं दोनों। इसका एग्जाम्पल देखें, इंडस यानी कि सिंधु नदी, सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, इंडस सांगपो सच्चर जोन। तो ये सच्चर जोन है, वहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती है, वो थोड़ा सा टेक्टोनिक ही स्टेबल पार्ट है ऊपर का। जबकि नीचे वाले जो पार्ट है, जो फॉल्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है जैसे, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट में बहुत सारे भूकंप आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पूरा एकदम जुड़ गया है, फ्यूज्ड हो गया है और परमानेंटली यूनाइट हो गया है। अब फर्दर यहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती है। तो कॉन्टिनेंटल सच्चर जोन होता है, वो इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 41वां। 41वें सवाल में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सिस्मिक वेव। अब कुछ काफ़ी डिटेल में सवाल पूछा गया है, पर कोई भी कठिन सवाल होता है ना, उसमें कुछ हिंट छोड़े जाते हैं। जैसे इस सवाल में देखें, हमें सिर्फ इतना पता है कि पी वेव होती है, वो ज़्यादा स्पीड में आती है, फिर उससे कम स्पीड होती है एस की, और फिर कम स्पीड होती है एल की। तो अगर बी स्टेटमेंट देखते हैं, पी वेव्स ट्रेवल फास्टर देन एस वेव, बिल्कुल सही है। एल वेव फॉलो जिग जैग पाथ एंड अराइव लेटर देन पी एंड एस वेव। तो पी और एस से कम स्पीड किसकी होती है, एल वेव की होती है, ये भी हमें पता है। तो ये दो स्टेटमेंट पता है और दो ही करेक्ट पूछ रहा है नीचे। तो राइट आंसर हो गया बी एंड सी, यानी कि चौथा। तो इस प्रकार आप कठिन सवाल में भी, अब बाकी वाले जो ए और डी क्या कह रहा है मुझे भी इतना समझ में नहीं आ रहा है, और इतना मैंने डिटेल में इसको देखा नहीं है, आप देख सकते हो इसको, पर काफ़ी जियोलॉजिकल चीज़ें दी हुई है। तो ऐसा कोई कठिन सवाल देते हैं तो उसमें कुछ न कुछ हिंट छोड़ा जाता है ताकि आप आसानी से उसको कर पाओ। अगला सवाल है 42वां। 42वें सवाल में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक के संदर्भ में कौन से कथन सही है। पहला कथन, प्लेट टेक्टोनिक्स आर मेजर फोर्सेज बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ टोपोग्राफिक फीचर ऑफ अर्थ सरफेस। आप अर्थ सरफेस पे विभिन्न टोपोग्राफिक फीचर्स देखते हैं, ये टोपोग्राफिक फीचर्स के बनने के पीछे मुख्य कारण क्या है, प्लेट टेक्टोनिक का है। भले ही कोई पर्वत देख रहे हो, कोई पठार देख रहे हो, ये सारे के सारे कहाँ किसके कारण बने, प्लेट टेक्टोनिक के कारण बने। तो पहला सही है। दूसरा में बात करते हैं, मिड ओशियनिक रिजेज आर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज विद डीप फोकस अर्थक्वेक। तो मिड ओशियनिक रिजेज डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री ना होके क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे नए लावा का उद्गार होता है और मध्य महासागरीय कटक निर्माण होती है। तो वो है कंस्ट्रक्शन, नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नया जो लिथोस्फेरिक स्लैब है उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये गलत हो गया, इसमें कंस्ट्रक्टिव वर्ड होता तो सही होता। तीसरा है, रेडियोजेनिक हीट इज द फोर्स बिहाइंड प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक के आने के पीछे का कारण होती है क्या है, संवहनीय धाराएं। और वो संवहनीय धाराएं क्यों उत्पन्न होती है, संवहनीय धाराएं होती है रेडियोजेनिक हीट की डिफरेंसेस की वजह से होती है। तो ये भी सही है। चौथा, रॉक्स ब्रेक्स एंड मूव अलोंग प्लेन ऑफ ब्रेकेज इज नॉन एज फोल्ड। तो फोल्ड नहीं कहा जाता, रॉक ब्रेक और मूव अलोंग होती है, क्या कहा जाता है, फॉल्ट कहा जाता है। पहले भी एक सवाल में यही बात पूछी गई है, तो अगर वहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ देख के भी कर सकते हैं। तो ए और सी स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो गया दूसरा, ए एंड सी ओनली। अगला सवाल है 43वां। 43वें सवाल में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करने। तो अगर चार ऑप्शन देखते हैं तो पहला है, द नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालय स्टेट्स आर मोर वल्निएबल टू अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है
ये जो मैपिंग करते हैं लैंडस्लाइड वगैरह की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल रीजन है वो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय रीजन को बताया है। चलो अगर इसके बारे में आपको पता नहीं है तो भी चलो आगे वाले स्टेटमेंट देखते हैं। देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ वॉल्केनो इन हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन के अंदर ज़्यादातर अभी वॉल्केनो वर्तमान में आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। भूकंप बहुत आएंगे पर अभी वॉल्केनो हाल फिलहाल आने की कोई संभावना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिकनेस है। तीसरा है द प्रेडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक इज़ पॉसिबल नाउ ए डेज। तो भूकंप का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कितनी अभी विकसित कर लो, जब अंदर वो स्ट्रेस एक साथ एक्यूमुलेट हो जाता है उसके बाद वो रिलीज होता है, तो वो कभी भी हो सकता है। उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्वेक से बचने के तरीके निकाल सकते हो, पर अर्थक्वेक कब आएगा इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। अब एक भूकंप का झटका आता है तब क्या हाँ अभी दूसरा भी आएगा ये कह सकते हो, क्योंकि जब स्ट्रेस रिलीज होता है तो एक होगा फिर दो होगा, ऐसे लगातार झटकों में वो रिलीज होता है। अगला स्टेटमेंट है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, यानी कि जो मानव जनित गतिविधियां आर एक्सीलेटिंग जियोमॉर्फिक हजार्ड इन हिमालयन स्टेट। तो मानव की वजह से ही ये लैंडस्लाइड वगैरह आते हैं बहुत सारे, कोई डैम बनाते हैं तो उनकी वजह से भी वहाँ लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है, कोई रोड वगैरह बनाते हैं तो लैंडस्लाइड हो जाता है। तो इस तरीके से ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, मानव जनित गतिविधियाँ, वो जिम्मेदार है जियोमॉर्फिक हजार्ड्स के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो हमें डी के बारे में कन्फर्म पता है, तो डी एक में ही दिया हुआ है, चौथा है ए एंड डी ओनली। तो इस प्रकार आप किसी चीज़ में श्योर नहीं हो पर किसी चीज़ में श्योर हो, उसके आधार पे आप निकाल सकते हो, कोई चीज़ को एलिमिनेट करके सही आंसर दे सकते हो। अगला सवाल है 44वां सवाल में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स यूज्ड टू मिटिगेट फ्लड्स। तो इनमें से नॉन स्ट्रक्चरल मेजर कौन सा है मिटिगेट फ्लड्स का, फ्लड से निपटने के जो उपाय है, तो उनमें से नॉन स्ट्रक्चरल कौन सा है। अब इस सवाल में ही इसका उत्तर है नॉन स्ट्रक्चरल पूछा है। कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं, कुछ नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं। तो मेंटेनिंग वेटलैंड, वेटलैंड को मेंटेन करो, तो वेटलैंड को ही अपन सुरक्षा करेंगे तो क्या होगा, तो फ्लड नहीं आएगी। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ ओवर बैंक स्पिलिंग बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट एंड फ्लड वॉल्स। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं किसका, एम्बैंकमेंट का, फ्लड वॉल्स का। ये स्ट्रक्चरल मेजर है ना कि नॉन स्ट्रक्चरल मेजर, तो बी को हटा देना है, बी नहीं होगा। तीसरा सी फ्लड फॉरकास्टिंग एंड वार्निंग सर्विसेज। अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है लगातार, तो पहले से ही वार्निंग दे दो ताकि वहाँ जो आगे लोग हैं वो सतर्क रह जाए और फ्लड से कम नुकसान हो। चौथा है डिजास्टर रिलीफ एंड फ्लड फाइटिंग एंड पब्लिक हेल्थ मेजर, ये भी फ्लड से निपटने का तरीका है। तो ए सी डी ये तीन क्या है, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर है, बी है स्ट्रक्चरल मेजर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए सी डी। अगला सवाल है 45वें में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अमीनो एसिड्स में होता है। अमीनो एसिड्स के बीच में जो अमीनो एसिड से क्या है, प्रोटीन बनता है, और उस प्रोटीन में क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो ये अमीनो एसिड का हो, पेप्टाइड का हो, प्रोटीन का हो, ये सब एक ही बात है, इसमें सब में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अब ओजोन में नहीं होता है, ओजोन में केवल और केवल ओ होता है, ओजोन का फॉर्मूला हमें पता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO हमें पता है। तो बी और ई निकाल लो तो एक ही ऑप्शन बता है ACD। आपको पता नहीं है तो भी एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, आपको पता है तो भी कर सकते हो। अगला सवाल है 46वां सवाल में पूछा गया है कि सेंसस ऑफ इंडिया 2011 में जो वर्क स्टेटस की कैटेगरी है, वर्कर्स की कैटेगरी है, वो वर्कर की कैटेगरी कौन कौन सी है। तो पहले तो 2011 से जो 2001 की जो सेंसस थी उसमें दो कैटेगरियां थी ओनली, एक तो 6 महीने तक काम करने वाले और एक 6 महीने से ज़्यादा वाले, यानी 183 दिन से कम वाले और 183 से ज़्यादा वाले, मैन वर्कर, मार्जिनल वर्कर।
2011 में क्या किया, मार्जिनल वर्कर की भी 2 कैटेगरियाँ बना दी। एक तो 3 महीने 0 से 3 महीने काम करने वाले और एक 3 से 6 महीने काम करने वाले। तो इस तरीके से 3 कैटेगरियाँ हो गई, 0 से 3 महीने वाली, 3 से 6 महीने वाली और 6 से 12 महीने वाली। तो ये सवाल इसमें ऐसे पूछा गया कि सेंसस ऑफ इंडिया में ये क्या जोड़ा है। इस प्रकार जो दूसरी शिफ्ट में हुआ था उसमें भी एक सवाल ऐसे पूछा था भाई सेंसस ऑफ इंडिया में क्या। तो जो नए नए सेंसस में कुछ, अब जैसे नई कोई सेंसस होगी तो उसमें क्या क्या जोड़ा जाएगा, इस बात पे भी हमें ध्यान रखना है। अल्टीमेटली वही तो हमारा जो डेटा सोर्स है। अगला सवाल है 47वां। 47वें सवाल में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्यूरेटली रिप्रेजेंट फीचर्स ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी ऑफ ए टाउन। टाउन की अर्बन मॉर्फोलॉजी को कौन रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ टाउन। टाउन की क्या आंतरिक संरचना है, अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ऑफ रोड एंड बिल्डिंग ऑफ ए टाउन, ये भी सही है। तीसरा है फंक्शनल जोन विद इन ए रीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ टाउन की बात नहीं कर रहा, रीजन और डिस्ट्रिक्ट पूरे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री और रीजन, पूरे रीजन की बात कर रहा है, ये भी गलत है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। लैंड यूज प्लानिंग ऑफ टाउन, तो तीनों में जो टाउन टाउन वर्ड आ रहा है इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ए बी एंड ई ओनली। अर्बन मॉर्फोलॉजी, जैसे शरीर की संरचना होती है वैसे ही नगर की क्या संरचना होती है, नगर में बिल्डिंगें कैसी, नगर में रोडें कैसी, नगर में सेटलमेंट का पैटर्न कैसा, नगर की क्या संरचना है, यही है अर्बन मॉर्फोलॉजी। राइट आंसर हो गया ए बी ई। अगला सवाल है 48वां। 48वें सवाल में पूछा गया है कॉफ़ी इज इनमें से कौन से करेक्ट है, तो कॉफ़ी नेटिव प्लांट है साउदर्न इथोपियन हाईलैंड का। तो कॉफ़ी का पौधा वो है सबसे जो नेटिव जगह है, साउदर्न इथोपियन हाईलैंड में इसकी उत्पत्ति हुई थी। दूसरा है मेरिनो सीप आर केप्ट चीफली इन द ड्रायर एंड वार्मर रीजन ऑफ द टेम्परेट लैटिट्यूड। जो टेम्परेट लैटिट्यूड है यानी कि ट्रॉपिकल के बाद वाला, तो उस ट्रॉपिकल के बाद वाले में जो वो भी सूखा थोड़ा सा जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा नहीं हो, वार्मर रीजन, वहाँ पे मेरिनो भेड़ रखी जाती है, तो बिल्कुल रखी जाती है। जो ऑस्ट्रेलिया के जो मकर रेखा के नीचे वाले में आप मेरिनो भेड़ का बहुत सारा देख सकते हो। जो वूल का प्रोडक्शन होता है वहाँ अच्छे से हो जाते हैं, बीमारियाँ वगैरह नहीं लगती क्योंकि ड्राई होता है। तो तीसरा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द सिल्क इंडस्ट्री इज अवेलेबिलिटी ऑफ चीप फीमेल लेबर। तो जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है उसमें क्या होते हैं, कोकून वगैरह होते हैं ऐसे, उनको इकट्ठा करने के लिए क्या है फीमेल लेबर की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जो चीप फीमेल लेबर होंगे वहाँ पे ये सिल्क इंडस्ट्री है वो ज़्यादा स्थापित हो जाती है। वो कोकून को तोड़ना करना ये सारा का सारा लेबरियस वर्क है, ज़्यादातर हाथों से मैनुअली किया जाता है। फिर सारा कोकून तोड़ वोड़ के फिर आगे जो है वो इंडस्ट्री में काम किया जाता है, पहले मैनुअली ज़्यादा किया जाता है। तो ये भी सही है। चौथा है रोबस्टा कॉफ़ी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन वर्ल्ड ट्रेड अमोंग 3 मेजर टाइप ऑफ कॉफ़ी। तो पहले तो कॉफ़ी की वैरायटी कितनी, कॉफ़ी की ये बोला है रोबस्टा कॉफ़ी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे है अरेबिक कॉफ़ी, कॉफ़िया अरेबिका है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। 60% तो वो होती है, 40% होती है रोबस्टा कॉफ़ी। तो 2 तरह की वैरायटी ना कि 3 तरह की, और उसमें भी जो मेन है वो अरेबिक है। फिर दूसरे नंबर पे है वो है रोबस्टा कॉफ़ी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 5वां है कॉफ़ी कंटेन्स टैनिक एसिड। तो ऐसे तो टैनिन एसिड होता है कॉफ़ी में, पर जो टैनिक एसिड ज़्यादा होता है वो चाय में होता है, कॉफ़ी में कैफीन ज़्यादा होता है। तो ये भी गलत है मोटे तौर पे देखते हैं तो ए बी और सी होगा हमारा राइट आंसर। अगला सवाल है 49वां। 49वां में पूछा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूनाइटेड नेशन निकालता है उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। तो ये सीधा सवाल है, पर कैपिटा इनकम को शामिल किया जाता है, साक्षरता को शामिल किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है, ए बी सी। सीधा फैक्चुअल सवाल है। 50वां लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एजम्पशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। अब ये स्टैटिक्स के सवाल थोड़े से इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट आए हैं, फिर भी आपने रिग्रेशन अगर किया है जिसका स्टैटिक्स या मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो थोड़ा आसानी से कर सकते हो, अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है इसमें।
तो इसमें क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस में अपन एक लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों के बीच में क्या है, जो डेटा होते हैं उन डेटा को क्या अंकित कर देते हैं ग्राफ में, और हम एक रिग्रेशन लाइन प्लॉट करते हैं। वो रिग्रेशन लाइन क्या समायोजित होती है, और वो समायोजन अब कोई कुछ बिंदु ऊपर होंगे, कुछ बिंदु उसके नीचे होंगे उस लाइन से, एक्यूरेटली तो कोई बिंदु लगने वाले नहीं। तो उस समायोजन में जो डिफरेंस होता है उस लाइंस जो पॉइंटों से, उसको बोलते हैं रेजिडुअल। तो द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज होगी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, बीच में रिग्रेशन लाइन है तो कुछ इधर होंगे कुछ इधर होंगे, 50% इधर 50 इधर, यानी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है द वैल्यूज ऑफ रेजिडुअल्स हैव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, और रेजिडुअल की वैल्यू है वो कह रहा है कि स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। अब डिपेंडेंट वेरिएबल की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रेजिडुअल की भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, क्योंकि बराबर बराबर भाग में बांटी होगी, बिल्कुल कुछ कम वाली होगी कुछ ज़्यादा वाली होगी, पर अल्टीमेटली क्या हमने एक लाइन उसको समायोजन करके एडजस्टमेंट करके बनाई है। तीसरा है द वेरिएंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो वेरिएंस निकलेगा डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो वेरिएंस भी क्या, प्रसरण भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा। चौथा है द वैल्यूज ऑफ द रेजिडुअल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब कोई बिंदु कितना ऊंचा है और कोई नीचा है, ये उस इंडिविजुअल पॉइंट की बात है, तो उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है, कोई भी डिपेंडेंट नहीं है कि दूसरे वाले बिंदु के कितने रेजिडुअल है, नहीं, ये अपनी अपनी बिंदु की अपने हिसाब से है। तो राइट आंसर होगा ए सी डी, बी गलत है, तो राइट आंसर हो गया ए सी डी। तो इस प्रकार हमने 1 से 50 तक किए। अगले भाग में हम 51 से 100 तक करेंगे। इस प्रकार हमारा पहली शिफ्ट का पेपर पूरा हो जाएगा। इसके आगे हम जो दूसरी शिफ्ट में किए हैं उनके भी 1 से 50 करेंगे, फिर 51 से 100 करेंगे। तो इस प्रकार थोड़ा सा मैं इसको डिटेल करवा रहा हूँ। तो आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है पेपर को, मैं चाहूँ तो इसको 50 सवालों को 30 मिनट में भी समेट सकता हूँ, और ये हमारा लगभग 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो हो गया। तो आपको कैसी रिक्वायरमेंट है, आपको कितना इसमें मेरा इनपुट चाहिए, डिपेंड करता है। और चाहूँ तो मैं इसको 2 घंटे से भी ज़्यादा मैं भी पढ़ा सकता हूँ, 2 घंटे 3 घंटे। तो आपके जो फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप वीडियो देखते हैं इससे काम नहीं चलेगा, आप हमें फीडबैक दें, ताकि आप अगर आपको JRF निकालना है, नेट निकालना है, या फिर और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सवाल काफ़ी मायने रखते हैं। कोई भी जियोग्राफी का पेपर देते हो, भले ही आप वो सब्जेक्टिव दो ऑब्जेक्टिव दो, ये सवालों की प्रकृति काफ़ी अच्छी होती है, जिससे आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, आप कितनी पकड़ रख रहे हो उसके बारे में आप अपना एवेल्यूशन कर सकते हो। तो आपके कमेंट्स मायने रखते हैं। साथ ही आपके कोई जियोग्राफी के जो फ्रेंड्स है कोई दूसरे, उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं थोड़ा सा टाइम इस पर ज़्यादा दे सकूं। और आपकी जो अगर जून में या जुलाई में जब भी ये पेपर हो रहा है नेट का, तो आप आसानी से आप उसमें नेट का JRF भी आसानी से निकाल पाएंगे। इसके अलावा अगले भाग में हम कुछ बुक्स कौन कौन सी आपको पढ़नी है और बुक्स को कैसे पढ़ना है, इसके बारे में मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से दें। और थैंक यू सभी को, थैंक यू।